हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में राइट टू प्रॉपर्टी का जो प्रेजेंट पोजीशन है उसके बारे में जानेंगे। हमने पिछली वीडियो में आर्टिकल 19 को डिस्कस किया, जिसमें हमने पढ़ा कि उसमें 6 आर्टिकल्स थे, लेकिन ओरिजिनली आर्टिकल 19 में 7 आर्टिकल्स थे। जो 7 आर्टिकल था वो था आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज एफ, जो कि गारंटेड करता है टू एवरी सिटीजन द राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। लेकिन ये जो 7th आर्टिकल था, क्लॉज था, इसे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से डिलीट कर दिया गया। इसी तरीके का दूसरा आर्टिकल भी है, दैट इज़ आर्टिकल 31, जो कि गारंटी देता है सभी पर्सन को, वेदर सिटीजन हो या फिर नॉन सिटीजन, राइट अगेंस्ट deprivation of his and her property। तो आर्टिकल 31 के दौरान लोगों के पास ये अधिकार था कि उनकी प्रॉपर्टी को कोई एक्वायर नहीं कर सकता है। पहले की कंडीशन थी, अगर एक्वायर करने की ज़रूरत पड़ी भी तो 2 कंडीशन पे करी जा सकती है। पहला, फॉर द पब्लिक पर्पसेस, अगर सरकार को कोई हाईवे बनाना है या फिर रोड बनाना है या फिर किसी पब्लिक वेलफेयर के लिए वो प्रॉपर्टी को एक्वायर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें एक एडवोकेट अमाउंट ऑफ कंपनसेशन जो है वो ओनर को प्रोवाइड करना होगा। तो ये बताया गया था आर्टिकल 31 में, और आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ में। लेकिन इसको जो है वो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के दौरान डिलीट कर दिया जाता है। क्यों डिलीट करते हैं, रीज़न जानिए। जब जवाहरलाल नेहरू की सरकार आती है तो जवाहरलाल नेहरू एक सोशलिस्ट थे। वो चाहते थे कि पिछड़े वर्ग को भी वो साथ में लेकर चले, यानी कि वो सबको बराबर लाना चाहते थे। इसीलिए वो लैंड रिफॉर्म्स, लैंड सेलिंग जैसी चीज़ों को लाकर लोगों को बराबर रखना चाहते थे, ज़मींदारी सिस्टम को अबॉलिश करना चाहते थे। लेकिन वो ये चीज़ कैसे करते, जब जब वो चीज़ ऐसे करते थे तो लोग या फिर जो ज़मींदार या फिर जो रईस लोग थे वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के लिए चले जाते थे, क्योंकि वहाँ पर उनके राइट टू प्रॉपर्टी का हनन होता था। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए एक बीच का रास्ता अपनाया गया और फंडामेंटल राइट को डिलीट कर दिया गया। कौन से अमेंडमेंट के द्वारा, 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, और उसे एक लीगल राइट बना दिया गया अंडर द आर्टिकल 300A इन पार्ट 12। यानी टाइटल तो वही रहा राइट टू प्रॉपर्टी का, लेकिन अब वो फंडामेंटल राइट नहीं रहा, वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं रहा। जो आर्टिकल 31 था उसे पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया और लीगल राइट के अंदर उसे ला दिया गया। अब ऐसी कौन सी चीज़ें थी जब वो लीगल राइट बना तो उससे छीन ली गई। पहली चीज़, अब उसे रेगुलेट किया जा सकता था, मॉडिफाई करा जा सकता था विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में एक स्पेशल मेजॉरिटी की नीड पड़ती थी, जो कि बहुत मुश्किल होता था। अब उसे ऑर्डिनरी लॉ के द्वारा ही मॉडिफाई किया जा सकता था। दूसरी चीज़, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती थी किसी की, उसे एग्जीक्यूटिव एक्शंस के लिए प्रोटेक्ट किया जा सकता था। लेकिन अगर कोई लॉ आता है उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट तो उसके प्रोटेक्शन में कोई राइट नहीं था। तीसरी चीज़, अगर राइट टू प्रॉपर्टी का अब वॉयलेशन हो रहा था तो लोग अब डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते थे, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट तो रहा नहीं, एक लीगल राइट बन गया। तो इसीलिए अगर जब कभी भी उनका वॉयलेशन हो रहा था तो लोगों के पास ये अधिकार नहीं था कि वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सके। चौथी चीज़, किसी भी प्रकार का जो कंपनसेशन था वो अब नहीं दिया जाएगा। ये कहा गया आर्टिकल मतलब जो ये 300A जो आया, लीगल राइट बना, अब किसी भी तरह का कंपनसेशन नहीं प्रोवाइड किया जाएगा ओनर को। बल्कि इससे पहले हमने पढ़ा था कि 2 चीज़ों में अगर स्टेट जो है वो प्राइवेट
प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है। या तो उसे कोई पब्लिक पर्पस से हाईवे या रोड बनाना है, और अगर कर भी रही है तो उसे एक एडवोकेट अमाउंट ऑफ कंपनसेशन जो है वो ओनर को देना पड़ेगा। लेकिन जब ये लीगल राइट बना तो ये अधिकार भी छीन लिया गया लोगों से कि उन्हें अब कोई भी एडवोकेट अमाउंट ऑफ कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। लेकिन सवाल उठता है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी कंपनसेशन की बात नहीं की गई है? अगर आप दिमाग पे थोड़ा जोर डालेंगे तो कल हमने एक चीज़ पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी, याद आया कुछ? यस, आर्टिकल 30 के बारे में। आगे हम अभी स्लाइड में पढ़ेंगे उसके बारे में। लेकिन जब तक आप ये सोचिए कि कहाँ कहाँ कंपनसेशन देने की बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। यहाँ से तो छीन ली गई, लेकिन अभी और भी ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनके थ्रू जो लोग हैं वो कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं, जो इंस्टीट्यूशन है वो कंपनसेशन क्लेम कर सकती है। राइट। तो राइट टू प्रॉपर्टी का प्रेजेंट कंडीशन क्या है, ये इस स्लाइड में है कि वो अब एक लीगल राइट है रेदर देन फंडामेंटल राइट। पहले क्या था? फंडामेंटल राइट था। अगर लोगों की प्रॉपर्टी को स्टेट के द्वारा छीना जा रहा था तो लोग कोर्ट में जाके क्लेम कर रहे थे कि उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसके अगेंस्ट कदम उठाती थी। लेकिन जैसे ही वो लीगल राइट बना, लोगों के पास वो अधिकार नहीं रहे। लोग अब उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली मूव नहीं कर सकते, उन्हें कोई किसी तरह का कंपनसेशन ग्रांट नहीं होगा। तो ये मेजर डिफरेंस आ गया जब राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से एक लीगल राइट में कन्वर्ट किया गया। ये अमेंडमेंट ज़रूर याद रखिएगा कि किस अमेंडमेंट के दौरान जो है वो राइट टू प्रॉपर्टी को एज अ लीगल राइट कंसिडर्ड किया गया। वो है 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे दो आर्टिकल्स हैं जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू कंपनसेशन की बात की गई है। जैसे कि हमने कल की या परसों की वीडियो में हमने पढ़ा था आर्टिकल 30, जहाँ पर लिखा था कि अगर स्टेट किसी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एक्वायर करती है तो वहाँ पर उसे उसके बदले उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कंपनसेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। और ये जो आर्टिकल है ये 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के दौरान जो है वो ऐड ऑन किया गया। इसके अलावा आर्टिकल 31A भी है, जहाँ पर अगर स्टेट किसी पर्सन के पर्सनल कल्टीवेशन में से किसी लैंड को एक्वायर करती है जो कि स्टैट्यूटरी सेलिंग लिमिट्स के अंतर्गत है, तब भी स्टेट को उस ओनर को कंपनसेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। और ये ऐड हुआ बाय 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1964 के तहत। और भी ऐसे आर्टिकल हैं, आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31B एंड आर्टिकल 31C, जो कि एक्सेप्शनल है फंडामेंटल राइट्स के, और कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने अपनी जगह बनाई हुई है। इन तीनों को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी की वीडियो में हमने क्या जाना कि पहले राइट टू प्रॉपर्टी की कंडीशन क्या थी, अब राइट टू प्रॉपर्टी की कंडीशन क्या थी। जल्दी से समराइज़ करते हैं। पहले राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो आर्टिकल 39 आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज F में था एज अ 7th आर्टिकल, जिसे डिलीट कर दिया गया बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत। और इसके अलावा आर्टिकल 31 में भी राइट टू प्रॉपर्टी की बात की गई सिटीजन और नॉन सिटीजन्स के लिए कि उनके पास राइट है अगेंस्ट द डेप्रीवेशन ऑफ हिज एंड हर प्रॉपर्टी। ठीक है। स्टेट जो है उनकी प्रॉपर्टी को एक्वायर नहीं कर सकती, अगर करती है तो पब्लिक पर्पस होना चाहिए उसके पीछे। और दूसरा रीज़न ये होना चाहिए कि अगर वो किसी की प्रॉपर्टी एक्वायर कर रही है तो उसे एडवोकेट अमाउंट ऑफ कंपनसेशन प्रोवाइड करना होगा। ठीक है। उसके बाद जैसे कि हमने बताया जवाहरलाल नेहरू की सरकार आई और वो एक सोशलिस्ट थे, तो वो सबको साथ लेकर चलना चाहते थे, ज़मींदारी सिस्टम को अबॉलिश करना चाहते थे, लैंड सीलिंग करवाना चाहते थे। लेकिन जब भी वो ऐसा करते थे तो लोग कोर्ट में चले जाते थे क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी का हनन होता था। तो इस चीज़ को सुलझाने के लिए राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से डिलीट करके एज अ लीगल राइट कंसिडर कर दिया गया और उसे आर्टिकल 300A पार्ट 12 में रखा गया, जिससे उसके जो फंडामेंटल राइट्स के अधिकार थे वो छीन लिए गए। उसको अब मॉडिफाई कर दिया जा सकता है ऑर्डिनरी लॉ के थ्रू। लोग जो हैं वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में मूव नहीं होंगे, कोई कंपनसेशन ग्रांट नहीं करी जाएगी। ठीक है।
और फिर हमने लास्ट की स्लाइड में ये पढ़ा कि राइट टू कंपनसेशन की बात 2 आर्टिकल्स में भी की गई है। बाय, टेक केयर।